पढ़ाएं, जो अनपढ़ है उन्हें पढ़ाएं, जो चुप है उनको वाणी दें, जो चुप है उनको वाणी दे। पिछड़ हम में गए हैं जो उन्हें पिछड़ गए जो उन्हें बढ़ाएं, 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 समरसता का भाव जगाएं, समरसता का भाव जगाएं, हम मेहनत के दीप जलाकर, 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 नया उजाला करना सीखें, नया उजाला करना सीखें। देश हमें देता है सब कुछ, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें, हम भी तो कुछ देना सीखे। सूरज हमें रोशनी देता, सूरज हमें रोशनी देता, सूरज हमें रोशनी देता, सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है, हवा नया जीवन देती है, भूख मिटाने को हम सबकी, भूख मिटाने को हम सबकी, धरती पर होती खेती है, धरती पर होती खेती है। भू स्वाहा अग्नये इदं नाम, भुवः स्वाहा वायवे इदं नाम, स्वः स्वाहा सूर्याय इदं नाम, भूर्भुवः स्वः स्वाहा प्रजापतये इदं नाम। विशेष ज्ञान प्रशिक्षण शिविर के तीसरे दिन का आज हम जो है 7वां सत्र शुरू करने जा रहे हैं। सुबह हमने 5वां सत्र लिया था और शाम को 6ठा, कल 2 ही सत्र हुए थे। तो नहीं 3 सत्र हुए थे क्या? सुबह तो पूरा 1 सत्र हुआ, शाम को 1 सत्र हुआ और अग्निहोत्र का 1 और। तो 8वां सत्र आज हम शुरू करने जा रहे हैं। ठीक, आज हम जो है खेती की शुरुआत करें। तो खेती की शुरुआत करने के लिए क्या क्या आवश्यक है? ठीक है, तो खेती की शुरुआत के लिए क्या क्या आवश्यक है ये हम करते हैं। तो सबसे पहले तो आवश्यक है कि सबसे पहले चाहिए गाय। ठीक है, पाठ 4 गाओ विश्वस्य मातरः, गाओ विश्वस्य मातरः, विश्वस्य मातरः, गाय विश्व की माता है। सबसे पहले हमको गाय की शरण में जाना पड़ेगा। कृषि करना है तो क्यों कृषि करना है तो क्यों गाय के शरण में जाना है?
क्योंकि गाय से ही सप्त ऊर्जाओं का और सभी तरह के बीजों, सभी तरह की ऊर्जा और सभी तरह के जीवाणुओं की उत्पत्ति होनी है। सभी तरह की ऊर्जा, सभी तरह के अणु और सभी तरह के जीवाणु। और बिना अणु जीवाणु के हम जो है, बिना ऊर्जा के अणु और जीवाणु के हम कुछ नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले हमें गाय चाहिए। और जो मैंने कैलकुलेशन किया कि 10 एकड़ की खेती के लिए एक गाय चाहिए, और जिंदगी भर नहीं, एक साल में 10 एकड़ की खेती हमारी शुद्ध, सजीव और शक्तिशाली हो जाएगी, ऊर्जा से, अणु और जीवाणुओं से भर जाएगी। तो अभी हमको जो है गाय चाहिए, और गाय का पंचगव्य, गाय कौन सा चाहिए जिससे हमको पंचगव्य मिलते हो। क्या मिलते हो? पंचगव्य। और पंचगव्य प्राप्त करना है तो गाय का भी यम, नियम, आहार विहार हमको पूरा करना पड़ेगा। गाय का यम क्या है? घास खाना। और नियम क्या है? ताजा घास खाना। ठीक है। आहार क्या है उसका? वायु। और विहार क्या है? उसको बांध के रखोगे तो गाय का विहार पूरा होगा क्या? नहीं। इसलिए खुला रखना, इसलिए बाड़ा बनाना, बाड़े में रखना। केवल दूध लेते समय बांध सकते हो बस, बाकी समय ऐसे बाड़ा बनाना। ठीक है। 7 दिन इसमें रखना, 7 दिन इसमें, 7 दिन इसमें। ठीक है। कम से कम 3-4 बाड़ा भी आप बना सकते हो, 7 दिन इसमें, तो 1 महीने का चक्र पूरा। पहले 7 दिन इसमें रखो तो इसका गोबर गोमूत्र यहीं रहने दो, फिर उसको इकट्ठा कर लो। अगले 7 दिन यहां रहने दो, फिर अगले 7 दिन, फिर अगले 7 दिन। और जब इस बाड़े में वापस गाय आनी हो तो यहाँ का गोबर को इकट्ठा करके यहाँ रख लो। तो 7 दिन हो गई। अब इस बाड़े में अगले 7 दिन रखना है गाय को, तो 1 दिन पहले यहाँ का गोबर इकट्ठा करके इधर बाजू में ढेर कर लो, या कहीं भी रख सकते हो। फिर क्या हो गया? फिर अगले 7 दिन में जब ये यहाँ पूरा गोबर गोमूत्र खेत में कर दे, तब ये अगले बाड़े में रख लो, फिर अगले बाड़े में रखो। ऐसे 7-7 दिन रखो। और जो गोबर इकट्ठा हो गया उसको मैं बोलता हूँ गाय खुरी खाद। क्या बोलता हूँ? गाय खुरी खाद। गाय के खुर से लगी, अब उसमें नेगेटिविटी खत्म हो गई, अब उसमें नेगेटिव एनर्जी नहीं है। तो अब ऐसा समझ जाइए, इस गाय खुरी खाद में इसको आप सीधे खेत में डाल सकते हो, कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन इसमें जीवाणु बढ़ाना है तो थोड़ा जीवाणु घोल अभी बनाना मैं आपको सिखा दे रहा हूं, वो डाल दो, या सजीव जल डाल दो। ठीक है। या ताजे गोबर का, हम जो रोज रोज का गोबर कर रहे हैं, तो कुछ गोवर्धन खाद भी मैंने कल आपको बता दिया है। कंसेप्ट समझ में आई बात? तो गाय का आहार वायु है, विहार ऐसा है। आहार में भी अभी मैं आपको, गाय का आहार चाहिए तो ये बताओ, गाय के सामने दीवार लगा दोगे क्या 8 फुट की? ये तो जेल में बंद करना हो गया। इसलिए गाय कैसे रखना, आपको झोपड़ी कैसे बनाना मैं आपको बताता हूं। ऐसे बनाना, और इधर पूंछ रहे गाय की, मान लो ये गाय है, ठीक है, और इधर पूंछ रहे, ठीक है, उनका मुख बाहर की ओर रहे। हाँ, मुख बाहर की ओर रहे, इधर मुख रहे उनका, खुली दिशा की ओर। हाँ, खुली दिशा की ओर मुख रहे। ठीक है। अभी मैं ऐसे बना देता हूं, आप समझ जाना। यानी इसको टेल टू टेल, यानी पूंछ से पूंछ होनी चाहिए। अभी हम झोपड़ी बनाते हैं और क्या कर लेते हैं, मुख से आसपास कर देते हैं। और अगर मुख से मुख रखना है तो बड़ा बनाना चाहिए, ऐसा ऊंचा रखना चाहिए, कम से कम 13-14 फुट। हम तो 8 फुट ही रख देते हैं। ठीक है। अपना घर तो बना लेते हैं अट्टालिका, और गाय का घर छोटा बना देते हैं। क्योंकि आप टेल टू टेल रखोगे यहां, तो रोज आपको क्या है, गौमूत्र इकट्ठा करना है तो गौमूत्र इकट्ठा कर लोगे, गोबर इधर से निकाल लोगे, तो ऐसे रखो। लेकिन लोग क्या है, भूसा देने की सुविधा में मुख से मुख रखते हैं।
टेल टू टेल रखना, और फिर यहां से इधर पानी देने की व्यवस्था इधर रखना। इससे क्या होगा, सब गायों का भोजन भी तय हो जाएगा। बीच में रखोगे तो एक दूसरे का मिक्स भोजन भी करते हैं। तो इस तरह से ये करोगे तो गाय का क्या होगा, विहार। और यहां बांधने की जरूरत नहीं है, खुला रखो और फिर उसके बाद जो है इनका विहार। और अच्छा, इनका आहार देखो, विहार नहीं, आहार जो है वो है वायु। तो यहाँ अग्निहोत्र होना चाहिए कि नहीं, प्रतिदिन होना चाहिए। फिर यहाँ गंध चिकित्सा होनी चाहिए कि नहीं, प्रतिदिन होनी चाहिए। प्रतिदिन ना हो तो अमावस्या पूर्णिमा तो गंध चिकित्सा होनी चाहिए। वैसे अच्छा है सुबह शाम अग्निहोत्र हो और दोपहर में 8-10 बजे गंध चिकित्सा हो, हींग, हल्दी, गुग्गल, अजवाइन, काली मिर्च, ठीक है। या गर्मी बहुत है तो उस समय पे सौंफ का हवन होना चाहिए ठंडक के लिए। गर्मी में है सौंफ का हवन, गूलर जानते हैं, उसका हवन हो सूखा। फिर ये अपने किशमिश का हवन हो, नारियल का हवन होना चाहिए गर्मी में, ठीक है। और ठंड में हींग, हल्दी, गुग्गल, अजवाइन, काली मिर्च, इनका हवन हो। और गाय स्वस्थ रहे, किसी तरह की कोई इल्ली वगैरह ना आए, तो आप जो है सरसों की खली, तिल की खली, करंज की खली, अलसी की खली, करंज ना हो तो तिल की खली, सरसों की खली का हवन हो। तो ये क्या करो कि आप जो है तिल की खली, और फूल आते हैं ना, फूल जैसे अकौवा के फूल, और ऐसे ही जो है द्राक्ष, ये सब का एक जो बना लो सूखे किशमिश का, और एक साथ हवन भी कर सकते हो गंध। और गंध चिकित्सा के लिए धुआं निकलना चाहिए, जैसे अग्निहोत्र में हमने रंग चिकित्सा किया। तो क्लियर हो रहा है। अभी जो है ये हो गया मुख्य। अभी थोड़ा यम नियम भी, अगर ताजा घास क्या हो सकता है, मैं थोड़ा विषय को कट करके आगे बढ़ रहा था, वापस मैं आता हूं। गाय का आहार है ताजा घास, गन्ना सबसे प्यारा घास है। इसलिए अगर 10 आप जो है 100 गाय हैं तो 1 एकड़ में गन्ना लगाओ। कितने एकड़ में? और उसका गन्ना गायों को खिलाओ। भाई एक तरफ से गन्ना काटते जाओ, खिलाते जाओ। फिर और क्या करना है, और क्या क्या हो सकता है? और जो हाथी घास आता है भारतीय वाला, वो बुलेट मत खिलाना। भारतीय जो गाय है, भारतीय जो घास है वो। और क्या है, एक जो है बंसी के गौशाला वालों ने कौन सा घास एक लगाया है, झिंझवा घास, क्योंकि ये शायद राजस्थान का बहुत फेवरेट घास है ना। नहीं, इधर तो गुजरात, वो तो गुजरात का, राजस्थान में भी एक घास है, सेवण घास। हाँ, ये घास आप लगाइए। और क्या करिए, कभी भी घास आप अगर जो है गाय को काट के खिलाते हो, समझ जाओ कि उसमें हर तीसरे चौथे दिन अग्निहोत्र भस्म का स्प्रे करिए। किसमें? घास पे। और नीचे जीवाणु घोल चलाइए। बहुत शानदार घास होगा, हरा कच्चा, वो खिलाइए, रस भरा। वो भी कर सकते हैं, मक्का भी लगा सकते हो आप सब। मक्का भी एक घास है, जौ, ज्वार, मक्का, बाजरा, ठीक है, ठीक है, ये भी खिला सकते हो। ये लगाइए, गन्ना जरूर लगाना है, लेकिन बहुत प्यार से गन्ना खाती है गाय। और उसको कट करके छोटे छोटे टुकड़े में। अभी इसमें क्या करना, सूखा घास आपको, देखो सूखा घास गाय का यम नहीं है, लेकिन अगर खिलाना है तो सूखे घास में क्या करना चाहिए हमको, कि जो सूखा घास है उसमें अग्निहोत्र भस्म डालो और सूखा घास को रखना चाहिए। कैसे? जैसे सूखा घास या भूसा रख रहे हैं तो हमने 8-10 कुंटल रखा, 1 मुट्ठी भस्म फेंक दिया। 8-10 कुंटल रखा, 1 मुट्ठी भस्म फेंक दिया। 8-10 कुंटल रखा, 1 मुट्ठी भस्म फेंक दिया। ये एक तो ये उपाय, तो उससे वो क्या हो जाएगा,
उसके अंदर जो नेगेटिविटी आती भस्म सूखी चीजों को रखने से, वो नहीं आएगी। दूसरा है, गुजरात में प्रचलन है, ताजे घास में ही गुड़ का जो है गुड़ का पानी डाल देते हैं और एयर टाइट बंद करके रख देते हैं। तो उसमें वो बैक्टीरिया, एनारोबिक बैक्टीरिया डेवलप होते हैं, जो प्लांट के अंदर डेवलप होते हैं वो प्लांट के बाहर डेवलप होंगे। उस कंडीशन में एयर टाइट बंद करके रख देते। कौन सा उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? अरे हाँ, साइलेस बोलते हैं। तो साइलेस करोगे तो यम की प्रक्रिया, मतलब सूखा घास क्या हो गया, ताजा घास के अंदर बैक्टीरिया है, मतलब यम की प्रक्रिया, यानी हमने अचार की खाते वैसा हो गया। तो यम की प्रक्रिया हुई और यम नियम पूरा हो गया। आहार यानी अग्निहोत्र करिए, खुले में रखिए। विहार मतलब ऐसे रखिए, उससे गोबर भी मिलेगा, आपका भी भला होगा, गाय का भी भला होगा। यम नियम आहार विहार। फिर प्रत्याहार। प्रत्याहार यानी प्रत्येक अंगों का आहार। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो पानी आप देते हो उसमें आप छाछ मिला दें, क्योंकि प्रत्याहार का कृत्रिम साधन क्या बताया था मैंने? छाछ। सडरस मिला दीजिए, सबसे अच्छा है, बहुत बढ़िया याद दिलाया। सडरस, सडरस कैसे बनता है अभी बताऊंगा। 10 लीटर छाछ में 10 लीटर छाछ में 10 आंवला या 5 ग्राम 5 ग्राम तो ज्यादा हो गया, 10 ग्राम पाउडर, आंवला पाउडर। 10 लीटर में 10 ग्राम पर्याप्त होगा? पर्याप्त हो गया, सडरस बन गया। आंवला भी और आंवला पाउडर भी। या तो कच्चा आंवला है, 10 आंवला कुचल के डालना, नहीं है तो आंवला पाउडर। और ये डालने के बाद उनके पानी में आप मिला दीजिए, ठीक है। वो जो भी नहीं तो उनके भूसे, सूखे भूसे में भी स्प्रे, मतलब ऐसे छिड़क दीजिए, वो उसको खा लेंगे। ये तो ताजा पानी होना चाहिए ना। हाँ, नहीं आंवला और ये तुरंत मिलाओ, 2 घंटे में तैयार हो जाता है। तो उससे क्या होगा, प्रत्याहार, हर अंगों को ऊर्जा जाएगी और गाय का दूध बढ़ जाएगा। गोबर की क्वालिटी, गौमूत्र की क्वालिटी ये बढ़ जाएगी। फिर क्या है, गाय जो पानी पीती है उस पानी में भी अग्निहोत्र भस्म हमको डालना है। प्रतिदिन एक गाय को कम से कम, एक गाय को आधा ग्राम, 10 गाय है तो 5 ग्राम भस्म जो है पानी में डाल दो। ऐसा आप कर लेंगे तो वो जो है अग्निहोत्र भस्म, निगेटिविटी खत्म, पानी को शुद्ध भी कर देता है, उसके जो नेगेटिव बैक्टीरिया फंगस है वो भी खत्म कर देता है, शुद्ध सजीव और शक्तिशाली हो जाता है। कंसेप्ट क्लियर हुआ? तो इस तरह से गाय का यम नियम आहार विहार प्रत्याहार का पालन करोगे, तब जाके आपको पंचगव्य क्या मिलेगा, शुद्ध मिलेगा। ठीक है। अब पंचगव्य भी प्राप्त करना है तो उसके उपाय भी सुनो। गाय का जो पहला गव्य है वो है गोबर। वो क्या है, ताजा गोबर। और ये गोबर हमको सूर्योदय के साथ ही उपयोग कर लेना है, नहीं तो सूर्य की किरणें जब इससे टकराती हैं तो शनि और सूर्य की किरणों में द्वंद्व होता है। ये बैक्टीरिया जो है इसके अंदर, ठीक है, गोबर को उठा, एक तो क्या है, गोबर को गाय जो है सूर्योदय के साथ हमने उपयोग अगर करना है तो इसमें गुड़ मिला देना, तो शनि महाराज गायब हो जाएगा, मित्र जीवाणु शुरू हो जाएंगे। ठीक, एक तो ये है सूर्योदय में इसका उपयोग करना, सूर्योदय में उठा लेना, कंडे थापना है तो वो थाप सकते हैं। ठीक है। कुल मिला के आपका हाथ लगे या उस आपके हाथ लगते ही उसके अंदर जो शनि है, ठीक है, वो गायब हो जाएंगे। ये कंडे भी सूर्योदय से पहले नहीं, कंडे सूर्योदय के साथ ही प्रैक्टिस होना चाहिए, उठा के तो कम से कम अलग रख लें। ठीक है। अगर ऐसी गौशाला है तब तो कोई बात नहीं है, उसी में क्या है, ऐसी गौशाला है तो उसमें तो कोई बात ही नहीं है। पर गौशाला में अगर है, गाय वहां है, तो सूर्योदय के साथ उसको हमने हटा दिया,
ठीक है, और ऐसे खुले में रख रहे तब तो कोई बात ही नहीं, रख सकते हैं। ठीक, तो गाय जो है पहला गव्य है गोबर, और गोबर में सभी तरह के अणु और जीवाणु हैं, पर ये अणु जीवाणु हमको निकालने पड़ेंगे। जैसे दूध में घी होता है, निकालने का क्या प्रोसेस होता है? उसको पकाया जाता है, ठीक है, फिर जामन डाला जाता है, फिर दही बनाते, फिर निकालते हैं। तो गोबर में भी अणु जीवाणु हैं, इसका भी प्रोसेस करना पड़ेगा आपको। तो अणु जीवाणु का प्रोसेस मैंने बताया, एक तो गोवर्धन खाद, दूसरा प्रोसेस बताया इससे ऊर्जा निकालना है तो इससे कंडे बनाने पड़ेंगे। क्या बनाने हैं? हाँ, इसमें ऊर्जा भी है, ऊर्जा, अणु और जीवाणु, तीन चीजें। तो ऊर्जा के लिए इसको क्या करना है? कंडे बना लेना। अणु निकालने के लिए क्या करना है? इसका अग्निहोत्र करना पड़ेगा, ठीक है, और पंचगव्य भी बनाना पड़ेगा। पंचगव्य में भी अणु जीवाणु होते हैं, और जीवाणु के लिए क्या करना पड़ेगा? पंचगव्य बनाना पड़ेगा। ठीक, तो कंडे बनाना, अग्निहोत्र और पंचगव्य, ये तीन काम जो है गोबर हमारा आधार है। दूसरा, गोबर के और बहुत सारे यूज करते हैं। अभी जैसे हम एंटी रेडिएशन चिप बनाते हैं गोबर से। क्या आप अपना फोन हाथ में रखोगे ताकत घट जाएगी? हमारा फोन हाथ में रखोगे ताकत नहीं घटेगी। क्यों? उसमें गोबर और अग्निहोत्र भस्म डाला हुआ है, उसके चिप डले हुए हैं। आपने बता रखा है ना? बिल्कुल सही है। ठीक, तो ऐसे जो है गोबर, गोमूत्र, गोबर का उपयोग जो है हम इन कामों के लिए करें। एक और काम है, गोबर का उपयोग आप कैसे कर सकते हो? मान लो किसी के पास ये भी नहीं है और गौशाला है और ज्यादा जगह भी नहीं है कि वो गोबर को फेंक करके सुखा सके, तो ऐसी स्थिति में क्या करना है कि आपको गोबर को एक एक तसला ऐसे रखते जाना है। जैसे मान लो आज कितने ढेर हैं? 8 ढेर लग गए छोटे छोटे, या 2 ढेर लगे, अगले दिन 2, अगले दिन 2, ऐसे करते जाओ। छोटे छोटे गोबर का ढेर अलग, दूर दूर रखना, मतलब एक दूसरे से टच हो सकते हैं, उनको हवा लगे, धूप लगे, ऐसा रखना। ठीक है, रखते जाना। और जब इधर 1 हफ्ते तक रखना, फिर 1 हफ्ते बाद इधर दूसरे जगह रखना शुरू कर देना। और अगले 7 दिन में क्या होगा कि यहाँ का गोबर क्या होगा? सूख जाएगा। तो इसके ऊपर, अच्छा, गोबर के साथ अगर पैरा निकलता है तो उसका अलग से यहाँ ढेर बनाना, फिर उस पैरे को इसके ऊपर पूरा रख देना। पैरा मतलब पुआल, ठीक है। रखने के पहले जीवाणु घोल डाल देना। 7 दिन बाद क्या डाल देना? इसमें जीवाणु घोल डाल देना, और ये पैरे को ऊपर से ढक देना। ऐसे आप 3-4 लेयर बना सकते हो। एक तो ये भी उपयोग गोबर का है। एक और कुछ उपयोग हमारे किसानों ने क्या किया वो बताता हूं मैं। एक श्री कृष्ण शर्मा जी हैं हरियाणा में, उन्होंने क्या किया, ये जो गोबर है इसको उन्होंने बायोगैस की स्लरी में गोबर के साथ जीवाणु घोल के साथ डाल दिया। कहाँ डाल दिया? बायोगैस की स्लरी में। तो इधर जो स्लरी निकली, वो स्लरी में जो है उससे मीथेन भी निकला, और जो स्लरी निकली वो बहुत बढ़िया ताकतवर थी। ठीक है, गोबर के साथ जीवाणु घोल डाला। हाँ, गोबर के साथ ही जीवाणु घोल डाल दिया। मतलब टैंक में डालने से पहले, टैंक में डालने से पहले गोबर और जीवाणु, हाँ बिल्कुल गैस बन रहा है। गोबर और जीवाणु घोल डाल करके, और जो है कहाँ डाल दिए? टैंक में डाला। और डालने के बाद जो है यहाँ जो निकला वो भी बढ़िया है। अभी यहाँ पर जबलपुर में धगड़ जी के यहाँ क्या कर रहे हैं कि इसमें उनने जो स्लरी निकली उसमें डाल दे रहे हैं जीवाणु घोल। पहले स्लरी जो निकलती थी उसमें बदबू आती थी, अब जो स्लरी निकल रही है उसमें बदबू नहीं आ रही, और एकदम स्लरी जाते ही खाद बननी शुरू हो जाती है। पांडे जी क्या भी देखा, हाँ कल ही देखे ना, वही पांडे जी के यहाँ वही प्रक्रिया। इसका मीथेन रिलीज करवाना है कैसे भी। हाँ, मीथेन, हाँ मीथेन तो इसमें डालोगे तो आप जो है, क्योंकि आपने डाला जमीन, निकल के फिर वो पॉजिटिव हो गया। हाँ मीथेन निकल गई, पॉजिटिव हो गया।
तो यहाँ भी आप जो है जीवाणु घोल डाल सकते हो। अभी गोबर में गुड़ मतलब जीवाणु घोल डालने से मीथेन शायद कम बनता हो, मैंने पूछा नहीं है शर्मा जी से, तो ये कर लेना, बाद में भी आप डाल सकते हो। वो स्लरी जो है उसको वैसी खेत में डालना है? हाँ नहीं, सुखा के वो अपने आप डिकम्पोज हो जाएगा। डिकम्पोज और ऐसे ही पानी में मिला के अगर सीधे खेत में भी जा रहा है तो भी वहां डिकम्पोज हो जाएगा। आपको यहाँ डिकम्पोजर डाल देना है, ठीक। प्रक्रिया क्लियर हुई? और क्या है गोबर का और उपयोग? सजीव जल में। हाँ सजीव जल के लिए वो तो भूल ही गए हम तो, अच्छा उसमें बताए थे सजीव जल में, पंचगव्य में, अभी पंचगव्य का फार्मूला और दे देता हूं, ठीक है। ये सब का उपयोग आप गोबर का करो। दूसरा है गौमूत्र। गौमूत्र आपका निकल रहा है तो गौमूत्र का एक सीधा उपयोग है, 3% गौमूत्र का उपयोग आप स्प्रे में कर सकते, 3% का फसलों में स्प्रे करें। ठीक है। दूसरा है गौमूत्र को आप नीली पीली हरी बाटल में भर के रख लें। रंग चिकित्सा है, विस्तार से अभी बाद में बताऊंगा। अभी आप क्या करो, नीला पीला हरा बॉटल इसमें भर करके और एयर टाइट बंद करके धूप में रख दो, ठीक। एयर टाइट नहीं करते तो कुछ गौमूत्र वापरेट हो जाता है, क्योंकि जो है 60 से 70 डिग्री टेम्परेचर में गौमूत्र क्या होता है, हवा में भाप बन के ऊपर उड़ने लगता है। तो आप नीला पीला हरा बाटल, कांच का बाटल ले लो, 3 महीने तक धूप में रख दो। 1 हफ्ता भी रखते हैं तो भी काम का है, 1 महीने 2 महीना 3 महीना, 3 महीने रख लिया तो हर बाटल से 5-5 ml गौमूत्र निकाल के 15 लीटर पानी में डाल के स्प्रे कर दो। जो बारिश में सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता तो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते पौधे, तो प्रकाश संश्लेषण बहुत अच्छा हो जाएगा, एनर्जी बढ़ जाएगी। कि गौमूत्र आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, आकाश तत्व में प्रकाश का गमन रहता है, तो ये सूर्य प्रकाश को पकड़ने की क्षमता रखता है। ठीक है, तो गौमूत्र का दूसरा उपयोग। तीसरा उपयोग क्या है गौमूत्र का? ये 3% का जो है वो क्या है? यानी 100 लीटर में 3 लीटर गौमूत्र मिलाओ, सीधे फसलों पर स्प्रे करो। 200 लीटर में 6 लीटर, 3% का स्प्रे करवाना है, ठीक। और अगर आपने बॉटल में भर के रख दिया तो मात्र 5 ml, 1 महीने रखा तो 15-15 ml, 2 महीने रखा तो 10-10 ml, और 3 महीने रखा तो 5-5 ml निकाल के 15 लीटर पानी में डाल के सीधे स्प्रे करो, ठीक। फिर और क्या है, इसको मैं रंग चिकित्सा कहता हूं। बहुत विस्तृत वर्णन है रंग चिकित्सा का, अभी इतना ही समझो आप। मतलब गौमूत्र जितना पुराना होगा उतना ज्यादा उतना अच्छा। गौमूत्र का और एक उपयोग है, आप किसी एयर टाइट डिब्बे में बंद करके, ठीक है, और 10 लीटर गौमूत्र है, उसमें मात्र 100 ग्राम गुड़ डाल के एयर टाइट डिब्बे में बंद करके 3 महीने रख दो, गौमूत्र गाढ़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गाढ़ा हो जाएगा। और जब गाढ़ा हो जाएगा फिर इसका स्प्रे करना, तब भी प्लांट जो है चमक उठता है, एकदम उसमें चमक आ जाती है। 10 लीटर गौमूत्र में कितना ग्राम गुड़? 10 ग्राम, केवल 100 ग्राम डाल करके एयर टाइट बंद करके रख दो। स्प्रे में कितना लेना? इसका भी रेशियो वही है, 3% 15 ml नहीं, 15 ml प्रति टंकी, यानी कितना हो गया? 1 ml प्रति लीटर, नहीं सॉरी 45 ml प्रति है, 3 ml प्रति लीटर पानी में 3 ml प्रति लीटर पानी मिलाकर स्प्रे करो, बहुत अच्छा इसका भी रिजल्ट है। 3% ही करना है ना उसका? नहीं, ये तो 3% हो गया प्योर का स्प्रे। हाँ। रंग चिकित्सा का स्प्रे 1 ml प्रति लीटर पानी है, ठीक है।
और ये क्या है, गुड़ के साथ मिला के रख दोगे तो 3 ml प्रति लीटर पानी के साथ है। और उपयोग जो है वो हम अभी करते हैं, एक छोटा सा लैब लगाना पड़ेगा और आप जो है अमीनो एसिड एक्सट्रैक्ट निकालना पड़ेगा। क्या क्या निकालना है? अमीनो एसिड। अमीनो एसिड आप जो है, जैसे अमीनो एसिड सिर के बाल में भी होते हैं। गुजरात में तो एक बंधु है, वो सिर के बाल ही बहुत कुछ ज्यादा खरीद रहे हैं गोंडल में। अच्छा। और गौमूत्र में उसका अमीनो सिर के बालों से अमीनो एसिड बना के गौमूत्र में भर के दे रहे हैं। अच्छा। ठीक है। अभी सोल की टीम भी, किसकी टीम? हाँ, मैं नहीं है, मेरी टेक्नोलॉजी नहीं, सोल की टीम के एक जो है साइंटिस्ट हैं डॉक्टर धर्मेंद्र जी, वो भी क्या है, सोयाबीन से प्रोटीन निकाल करके उसको क्या कर रहे हैं, गौमूत्र में मिक्स करके और दे रहे हैं। उसमें 6% के आसपास नाइट्रोजन है। कितना परसेंट? 6%। इफको के नैनो यूरिया में कितना परसेंट है? 4%। ये ऑर्गेनिक है 6%, 10% भी जाता है कभी कभी। तो ये नैनो नत्रजन इन्होंने नाम दिया। क्या नाम दिया? नैनो नत्रजन। सोल के वेबसाइट में मिलता है। ये 500 ml प्रति एकड़ इसका स्प्रे है। मतलब कितना ml प्रति पंप हो गया? लगभग एक भी 3 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर। नैनो नत्रजन कितना यूज होता है? 3 ml प्रति लीटर। तो मान लो आपको पौधों में नाइट्रोजन की कमी दिख रही है, तो गौमूत्र से नैनो नत्रजन बना के 3 ml प्रति लीटर पानी मिला के स्प्रे कर सकते हैं। तो कितना उपयोग बता दिया मैंने गौमूत्र के? कितने उपयोग बता दिया परवेज जी? 4। एक तो सीधा स्प्रे, रंग चिकित्सा में स्प्रे, गुड़ डाल के स्प्रे, अमीनो एसिड मिला के स्प्रे। ये अमीनो एसिड बाहर से लगा हुआ है। हाँ, ठीक। अभी हम प्रयास कर रहे हैं कि जहां जहां बड़ी गौशाला है वहां ये छोटा फर्मेंटर लगा दें। और ये मेरी टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है? हाँ, इसलिए बताने के लिए मैं अधिकृत नहीं हूं, मैं केवल यूज बता देता हूं आपका। कितना है यूज? 3 ml प्रति लीटर। धर्मेंद्र जी ने कहा है कि हम इसको करते हैं, गौशालाओं में बनाएंगे। आगे बढ़े। चौथा जो है, गाय से क्या निकल रहा है? चौथी चीज, तीसरी चीज दूध। हाँ, अभी जो है दूध, और इसी में हम मान लेंगे दही। ठीक है। तो अभी दूध का उपयोग बहुत से किसान कर रहे हैं। गुजरात में किसान हैं, भरत भाई नाम है शायद उनका, भरत बरसाना जी, भरत। वो उपयोग खूब करवा रहे हैं। कैसे करवा रहे हैं? वो प्रति एकड़ 2.5 लीटर दूध का स्प्रे करवा रहे हैं। क्या क्या मिला के करा रहे हैं कि वो 2.5 लीटर दूध और 1 किलो गुड़। कितना? 2.5 लीटर दूध में 1 किलो गुड़। वन केजी गुड़, ये दोनों को मिला के सीधे फसलों पर स्प्रे करवा रहे हैं। कुछ हमारे नांदेड़ के हैं, वो अंडे वगैरह मिला रहे हैं, मैं उसकी परमिशन वैसे देता नहीं हूं। ठीक है। तो आप यहाँ केवल दूध गुड़ का ही स्प्रे करो। भरत भाई शायद दूध गुड़ का ही स्प्रे करवाते हैं। 200 लीटर पानी में मिलाओ, सीधे स्प्रे कर दो। लेकिन अगर फंगस हो, किसमें? पत्तियों में, तब ये नहीं करना, क्योंकि मैंने अनुभव से देखा है कि जहां फंगस है वहां दूध गुड़ का स्प्रे होगा तो फंगस क्या होगा? बढ़ेगा। तो ये स्वस्थ फसल में ही दूध गुड़ का सीधे स्प्रे करना है। और दूध का उपयोग मैं करवाता हूं कहां? नर्सरी आप लगाते हो, जैसे धान की नर्सरी लगाते हो, तो हर दूसरे दिन या पर डे भी कर सकते हो आप। आधा से 1 लीटर, जैसे 10 किलो की नर्सरी है तो 1 लीटर दूध को
ठीक है। 1 लीटर दूध, 100 ग्राम दही या 100 ग्राम जो है आपका शहद, नहीं 100 ग्राम जो है गुड़ या 100 ग्राम शहद, दोनों में से कोई एक मिक्स करो और सीधे जमीन पर डाल दो। दूध और शहद। हाँ, दूध या गुड़, दूध और गुड़ या शहद, हाँ गुड़ या शहद, दो में से कोई एक मिला करके सीधे डालो। जबरदस्त ग्रोथ होता है धान की नर्सरी में, जबरदस्त। मतलब कोई प्लांट नर्सरी बना रहे हैं तो हाँ ऐसे ये डालो, लेकिन ये दूध कच्चा दूध का इस्तेमाल करना। और सोमनाथ में तो मैं एक किसान के यहाँ गया तो उसने बताया ये उपयोग के कारण से वहां लगभग 100 गाय आ गई गांव में, क्योंकि दूध गुड़ के रिजल्ट अच्छे आए तो लोगों ने फिर क्या किया, भाई जिसका रिजल्ट आएगा तो सीधे गाय खरीदेगा। तो ये महत्व है। हम रसायन दे रहे हैं, दूध को रसायन कहा गया है, कंप्लीट रसायन। और क्या उपयोग है इसका, आप इसका अगर दही बना लेते हैं तो दही का उपयोग मैंने बताया सजीव जल में करना है, फिर उससे घी निकालने काम आएगा। ठीक, ये प्रचलन आया है कि दही में क्या मिला दो, कुछ वो बहुत व्हाट्सएप में घूमता रहता है दही को, दही जो है यूरिया का विकल्प ऐसा कुछ करके, तांबा रख के, वो मत करना। क्योंकि जब भी दही को या छाछ में आप रख दोगे दुर्गंध आएगा ही, और दुर्गंध आया तो नत्रजन तो मिला नहीं, फसल खराब हो जाएगी। अब ये छाछ को भी बहुत प्रचलन में है, तांबा डाल दो फिर स्प्रे करो। मैंने देखा है 100 में से 99 के यहाँ कि छाछ में तांबा डाल के रखे, दुर्गंध आया, स्प्रे करते फसल में फंगस आता है। इसलिए इन सब चीजों को नहीं करना। मैंने जो, क्योंकि मुझे कोई चीज मिलता है तो मैं जरूर इसको भी करके देखता हूं। तो दूध का उपयोग क्लियर हुआ। और हाँ, चौथा क्या हो गया, चौथा है घी। ठीक है, घी, दूध और दूध का रसायन अलग होता है, दही का अलग होता है, घी अलग ही है। दही चौथा है, घी होगा पांचवा। पांचवा है छाछ। हाँ तब दही, ठीक है। दही का उपयोग आप ऐसा ले सकते हो, मैं इसको दही कर देता हूं, लेकिन जो है छाछ असल में पंचगव्य का, छाछ असल में पंचगव्य का अलग निकला हुआ पदार्थ है। ठीक है, तो दूध अब दही और घी, ठीक है। तो दही का उपयोग तो करो मक्खन निकालने में और घी निकालने में, क्योंकि जरूरी है मक्खन और घी। मक्खन खिलाओ बच्चों को, ठीक है। पंचगव्य बनाने में भी, पंचगव्य बनाने में मक्खन घी का उपयोग होगा। फिर उसके बाद पांचवा क्या हो गया आपका, घी। घी। ठीक है, यहाँ छाछ भी लिख दो क्या, चलो। पांचवा हो गया घी। घी का उपयोग करिए हवन करने में, क्योंकि घी खाएगा एक आदमी 10 ग्राम, बॉडी में कहाँ जाएगा पता नहीं। 10 ग्राम का हवन हो गया तो 1000 लीटर, 10 टन ऑक्सीजन निकलता है। और ना केवल ऑक्सीजन निकलता है, एथिलीन, प्रोपिलीन, बीटा प्रोपियो, फॉर्मेल्डिहाइड, ऐसी कई चीजें निकलती हैं। अपन 1 ग्राम जो है 5 ग्राम गोबर का कंडा में 1 ग्राम घी चुपड़ के और केला, उसको जला के केला पकाने की विधि भी विकसित की, यूट्यूब में सर्च करो। ठीक है, ताराचंद मिल की केला पकाने की विधि, वो केला खाओ, आपको बहुत आनंद आएगा। धूप बत्ती जैसा जला के धुआं निकले उससे, ठीक है। हाँ, धूप बत्ती जैसे थर्मोकोल के बॉक्स में केले भरो, एक घी में जो है और शहद, घी में कंडे में घी चुपड़ के और मिक्स करके उसको जला के रख दो, एयर टाइट बंद कर दो, 2 दिन में पक जाता है। धुआं निकलना चाहिए, धुआं निकलना चाहिए, तब तक निकलेगा जब तक ऑक्सीजन है। तो एथिलीन गैस से भर जाएगा वो, ऑक्सीजन खत्म है। आज भी तो यही बताता ना कि एथिलीन ही राइपनिंग का काम है। हाँ, एथिलीन से ही बड़े बड़े चेम्बर बना के, और एथिलीन चाइना से लाते, हो सकता है वो नेगेटिव एथिलीन भी हो, मुझे नहीं पता कौन सा है, लेकिन इससे तो पॉजिटिव एथिलीन ही निकलेगा। ठीक, तो घी का उपयोग जो है हमको किस में करना है, ऊर्जा उत्पन्न करने में और पंचगव्य बनाने में। यानी घी का उपयोग काय में जाएगा, ऊर्जा उत्पन्न करने में। अग्निहोत्र में, लिख लो आप, मेरा नीचे है तो लिखते नहीं बन रहा है, अग्निहोत्र में।
ठीक है। और पंचगव्य पंचगव्य में और घी का उपयोग क्या है इसमें है। आप अगर गाजर लगा रहे हो, क्या लगा रहे हो, गाजर या मूली में भी करके देखना, गाजर में तो बहुत जबरदस्त समान मात्रा में घी से चुपड़ के गाजर के बीज को लगा दो, गाजर का टेस्ट 4 गुना बढ़ जाता है। मतलब सीड को घी में चपोड़ दो, हाँ। फिर उसकी हाँ वैसे नहीं, हाँ घी से हाथ में ले लीजिए हाँ। घी और शहद बराबर मात्रा चावल को करना ऐसे है। रखिए और बीज को ऐसे उससे मसल के रखते घी जाइए। और शहद, हाँ। घी और शहद, घी ये मैंने उपयोग केवल गाजर में किया है, बाकी आप उपयोग करो और किस किस में कर सकते हैं। एक वो ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए दीपक जला के भी रख सकते हैं। हाँ घी का उपयोग तो कल बताया था, दीपक जलाते हैं। ठीक है, तो पंचगव्य का उपयोग बता दिए। अब ये पंचगव्य को एक साथ करना है तो इसका क्या उपयोग है, इसको मिटा दो। हाँ, अभी गाय का दूध कितना लेना, तो बच्चा छोटा है तो 2 थन बच्चे को दो, 2 थन आप लो। फिर बच्चा जो है, नहीं बच्चा छोटा है तो 1 थन दो शुरू में, क्योंकि बहुत दूध निकलता है, उतना दूध पीता है तो बच्चा बीमार होता है। फिर बड़ा हो गया तो 2 थन, फिर और बड़ा हो गया तो 3 थन। ऐसा है, बच्चे का दूध है पहले बच्चे को दो, और गाय वैसे भी अतिरिक्त दूध देती है, जितना बच्चे को चाहिए उससे 4 गुना ज़्यादा मिल्क निकलता है। इसलिए गाय को दुहने की परंपरा प्राचीन काल से थी। अभी कुछ बुद्धिजीवी आ गए, कह रहे हैं गाय का दूध केवल गाय के लिए नहीं, गाय विश्व की माता है, वो सबके लिए दूध दे रही है। नेगेटिव जीव भी दूध पी सकता है, पॉजिटिव भी पी सकता है, लेकिन दूध वही पिए जो केवल दूध पीता है। जो अनाज खाता है उसके लिए दूध वर्जित है, वो फटेगा। ये बताओ, आपने अनाज खाया, दूध पिया तो पेट में जाके फटेगा। तो जो उपवास है, या जो अशक्त है, या जो निशक्त है, या जो केवल दूध पी के जी रहा है, उसी के लिए दूध है। अशक्त मतलब बच्चा, निशक्त मतलब बूढ़ा, उपवास मतलब जिसने कुछ नहीं खाया। यानी भोजन करने के 5 घंटे बाद दूध लेना चाहिए, अगर लेना ही है, नहीं तो पेट में जाके फटेगा, और फटेगा तो एसिड बनेगा, और एसिड बनेगा तो यूरिक एसिड बनेगा, और यूरिक एसिड बनेगा तो वो घुटने में दर्द, आर्थराइटिस होगा। ऐसा घी भी आपको क्या है खाना है, तो केवल क्या करिए, मूंग को उबाल लीजिए, मूंग को पहले भिगा लीजिए और घी डाल के उसको हल्का तलिए, फिर खाइए, घी उसके अंदर चला। या चावल पक जाने दीजिए, चावल पक जाए तो उसमें घी डालिए, फिर खाइए। समझ रहे हो, ऐसे खाया जाता है। मेरा फेवरेट ऐसा क्या, चावल में घी डाल। हाँ, खाना ही है तो घी का उपयोग। चलो मिटाओ। अब जो है दूध नहीं पीना चाहिए ऐसा बोलते हैं। तो मैंने बताया ना, दूध पीने या नहीं पीने का, कि पेट में अनाज है या फल है, सब्जी है तो नहीं लेना। तो हम तो अनाज खाते हैं, हमारे तो वर्जित हो गए। हाँ वर्जित है, बिल्कुल वर्जित है। तो जिस दिन वो फटेगा उसी कारण सब दिक्कत, और पेट बढ़ रहा है उसी कारण। उपवास के लिए खाने से उपवास के दिन का खा सकते हैं। वो भी गाय का दूध है, ऐसा नहीं भैंस का। अभी देखो, मैं आपको पंचगव्य बनाना सिखा रहा हूँ मेरे मेथड का, के नटराजन का उसमें दिखा देंगे। देखो कल भी नहीं दिखा पाए प्रोजेक्ट, चलो उसका पीडीएफ भेज दूंगा मैं, ठीक है। ये नटराजन विधि जो है उसका पीडीएफ भेज दूंगा मैं, मेरी विधि का बता दे रहा हूँ, उसको लिख लो, ठीक है। थोड़ा उसको सरल किया है ताकि किसान उसको कर ले, ठीक है। तो इसमें क्या करिए, गोबर ले लीजिए आप, जो है 5 kg, उसमें आधा किलो 500 ग्राम उसमें घी मिलाए, 500 ग्राम घी बस 500 ग्राम गुड़ मिलाए, इसमें मिलाए गोबर में, और 3 दिन रख दे, 2 से 3 दिन, 3 दिन रखे छांव में। ये हो गया आ, कौन सा प्रोसेस हो गया है, आ, पहला चरण पूरा हुआ। इसको हल्का ढक के, आराम से हल्का ढक के भी रख सकते हल्का ढक के रखिए। ये 5 किलो ताजा गोबर लेना है। हाँ ताजा गोबर,
जो रखोगे वहां मटके, मतलब उसको ढाल दो ढक्कन से या कपड़े से, 3-4 तक कपड़े से बंद करके रखो, साफ सुथरे जगह में छांव में रखना। फिर है बा, क्या करना है इसमें, 2.5 लीटर गौमूत्र को, 2.5 लीटर गौमूत्र को छानकर धूप में रखें। कितने दिन रखोगे, कम से कम 2 दिन। 2 दिन की धूप दिखा देना इसको, किसको, हाँ ठीक। तो दूध, गौमूत्र में जो दुर्गंध आता है वो निकल जाएगा। फिर है दूध, तो इसमें क्या करना है, 1.25 लीटर, कितना लीटर, 1.25 लीटर कच्चा दूध। हाँ, अब नहीं कच्चा नहीं, पका हुआ, इसको पकाना पहले, तो गर्म करना है। हाँ पका हुआ, बढ़िया से उबाला। ठंडा, ठंडा इसे लिखेंगे, ठंडा दूध में क्या मिलाओगे आप, इसमें दूध में मिलाना है नारियल पानी, 1 कप नारियल पानी मिलाना। मिल जाएगा 1 कप नारियल पानी, हरा या सूखा कोई भी। बाकी भी है। मिलाकर छांव में रखें। इसको कहाँ रखोगे, छांव में ढक के रखना। ठीक है, अगला क्या करना है, 1.25 लीटर दही में, कितना लीटर लेना, 1.25 लीटर दही में, इसमें 1 दर्जन पके केले, कितने लेना है, 12 किलो। हाँ 1 दर्जन पके केले छील के लेना। जो नॉर्मल पके हैं एकदम जो गल जाते हैं काले वाले, नहीं बढ़िया अच्छे पके, पके हुए। एक दर्जन पके केले और 250 ग्राम इसमें क्या है, शहद लेना। कितना लोगे, शहद मिलाकर छांव में रखें। ठीक है, और घी का उपयोग तो हमने कर ही चुके हैं। घी को तो मिला दिया उसमें। छांव में कितने दिन रखना है? ये सब 2-2 दिन रखना है। और फिर अगला क्रम क्या होगा, अगला जो है 2 दिन बाद सबको मिक्स कर देना है। घी का क्या? घी पहले ही मिला दिए। अच्छा। 2 दिन बाद हमने क्या किया, 2 दिन बाद आ में बा मिक्स किया, फिर आ बा में सा मिक्स किया, और आ बा सा में दा मिक्स किया, और 15 दिन रखें। कितना दिन रखना है, 15 दिन रखें। 1 बूंद पानी भी नहीं डालना, मिलाना, इस सब प्रक्रिया में ध्यान रखना। और हाथ भी साफ सुथरे, नाखून कटे हो। 15 दिन छांव में रखना। हाँ छाव में रखना है कपड़े से बांध करके। और फिर 15 दिन बाद इसका 2% का घोल बनाना है। कितने % का घोल, 2%, यानी 100 लीटर पानी में कितना किलो मिलाना, 2 किलो। 200 लीटर पानी में 4 किलो मिला करके 2% के घोल को बना के 2 दिन पुनः रखना, जब इस्तेमाल करना, फिर इस्तेमाल करना। अब इस्तेमाल लिख लो क्या क्या करना। 1 मिनट भैया। पानी में 2 किलो मिलाकर 10 दिन रखना। 15 हाँ। नहीं 2 दिन। 2% का घोल, यानी कुछ नहीं 100 करना लीटर है। में 2 लीटर। 100 लीटर में 2 लीटर डाल दो, 200 लीटर में 4 लीटर डालो, 2 दिन रखो। 2 दिन रखना। इसके 2-3 इस्तेमाल है वो समझो। तो आपको ये पंचकव्य आपने बना लिया, अब लिखो इस्तेमाल। इस्तेमाल 1 मिनट।
ये जो बन गया इसके 50% का स्प्रे करना, मतलब 50 लीटर पानी 50 लीटर घोल। ये जो 2% का घोल बनाओगे, आधा पानी आधा ही मिक्स करके क्या करो, सीधे स्प्रे करो मतलब इस फसलों पर। वो पहले जो हमने 15 दिन जिसको रखा, ये जो 100 लीटर बना उसकी ये बात- जो 100 लीटर बना उसकी बात कर रहा उसकी हूँ। बात कर रहे हैं। इस्तेमाल तो ये है ना, वो तो सब प्रोसेस है। वो तो मेरे संधारित हो गया वो। ये जो- हम जब 2 लीटर को 100 लीटर में मिला दिया, उसका वापस बताओ। उसका उपयोग बता रहा हूँ। 15 दिन बाद ये जो- उसको भी 50 लीटर पानी में और फिर स्प्रे करना। हाँ, मतलब 50% डाइल्यूट करके स्प्रे करना। मतलब ये फसलों जो- पर। ये जो 2% 2 दिन बाद जो इस्तेमाल करना है वो उसकी बता रहा है। ओके। और 100% सिंचाई के पास साथ जमीन पे जाने देना। ठीक है। तो वो जो घोल बना उसका 50% स्प्रे। हाँ, स्प्रे में 50% यूज करोगे। ओके। और तो उसको 50% में वो 50% पानी मिला। हाँ, मिला के फसलों पर सीधे स्प्रे। ओके। और दूसरा 100% जो सॉल्यूशन है उसको सीधे जमीन में दो सिंचाई के साथ। तो ये तो वही 2 लीटर में 150 लीटर बन गया स्प्रे का। 100 लीटर में 200 लीटर हो जाएगा पानी। और जो 100 लीटर पानी 100 लीटर ये, इसमें 50% ठीक है। स्प्रे के लिए 50% और नीचे जमीन में डालना हो 100%। मतलब 1% को आप डायरेक्ट स्प्रे कर सकते हो। हाँ, 1% को डायरेक्ट कर सकते वही हो। हो गया 1% को डायरेक्ट। लेकिन क्या होता है, आप जब बनाओगे ना तो 2 दिन रखोगे तो उसमें वो थोड़ा एसिडिक हो जाता है। अच्छा। 5.5 pH चला जाता है, समझ रहे हो। इसलिए मैंने उसको फिर आधा इसलिए स्प्रे के लिए बोला कि क्यों एसिडिक 5.5 होगा। pH हो जाता है। हाँ। और एसिडिक हो जाता है। हाँ, एसिडिक हो जाता है। तो फिर एसिडिक हो जाएगा तो प्लांट में उतने रिजल्ट नहीं आएंगे, क्योंकि जो भी स्प्रे कर रहे हो उसका pH 7 होना चाहिए। हाँ, ये पता नहीं होगा। इसलिए उसमें पानी मिला देंगे तो वो पानी मिला देते तो वो न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है। इसलिए मैंने 1% का स्प्रे नहीं बोला, 2% का घोल बनाओ और आधा पानी आधा घोल स्प्रे करो, उसका पीएच जो है ठीक हो जाएगा। फिर ये घोल अगर 5-6 दिन रह गया तो फिर मात्रा को घटानी भी है। जैसे 5-6 दिन रख दिए घोल को तो फिर 1/3 लेना घोल, 25-30% ये और बाकी 75% पानी। जितना पुराना होता है वो उतना स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। नहीं, जितना पुराना होगा उसमें क्या है, इसमें क्या है, हम जो इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं, बैक्टीरिया मरना शुरू होंगे तो एसिडिक होते जा रहे हैं, तो न्यूट्रिशन नहीं बढ़ेगा। बैक्टीरिया मरने के फर्मेंट होंगे तो उसकी एनर्जी घटेगी और एसिडिक होता जाएगा। इसलिए यूज 2 दिन का 3 दिन का जो घोल है उसका, उसी का कर और 6-7 दिन का हो गया तो सीधे जमीन पे दो, क्या दिक्कत है। ये थोड़ा घटा दो, ये बात बता बनाओ उतना या तो बनाओ ही मत, बनाए पड़े रहने दो। जो 15 किलो वो जो 15 किलो बना रखा है ना, 15 किलो ने कितना किलो हो गया, 5 और 1 6 और 50 6 किलो, 7 8 है ना, 9 10 11 किलो बन रहा है ना ये। हाँ 11 2 5 लीटर पानी में खा। हाँ, तो 11 किलो के आसपास जो बन रहा है ना, इसको पड़े रहने दो। जब यूज करना जब यूज करना हो तभी इसको खोलना है। घोलना है, ध्यान रखना। 5 इसकी रही क्या जो कॉन्स्टेंट बना के रखा हो। मेरे यहाँ तो अभी 3-4 साल का भी पड़ा है, खराब काला पड़ गया है ऊपर का। हाँ। और फिर जब वो जो है उसको मिक्स करोगे ना फिर रंग बैक्टीरिया आ बदल जाएगी। बैक्टीरिया आ जाए, पड़ा है। कोई भी ऐसी चीज जो आप रख रहे हैं अगर उसमें बदबू आ गई तो बेकार हो। हाँ, बदबू आ गई तो नेगेटिव हो गया। तो इसका ये जो क्या बोला पंचगव्य, इसका यूज सॉइल ठीक करने के लिए, पीएच ठीक करने के लिए। इसमें है बैक्टीरिया है, ओके। नाइट्रोजन के, फास्फोरस के, पोटास के, ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास, ये बैक्टीरिया है इसके अंदर। नाइट्रोजन का बैक्टीरिया एजोस्पिरिलम है, फास्फोरस का बैक्टीरिया पीएसबी है, फिर इसमें ट्राइकोडर्मा है, सूडोमोनास है, ठीक है, एक्टिनोमाइसिटीज है जो प्लांट को ग्रोथ देता है। ये एक्टिनोमाइसिट्स ही तो प्रोटीन है प्लांट का। हाँ, जब बारिश होती है तो इसी के कारण तो वो सुगंध आती है मिट्टी की, तो जियोस्मिन बनाता है ये हाँ। रिएक्ट करके उससे। पढ़े लिखे होने से ये फायदा होता है।
प्रतीक को सब पता है, एकदम उसको समझ में आ रहा है कि मैं सही दिशा में कॉलेज नहीं गया है नॉलेज ले लिया है। अच्छा, अभी एमएससी की हुई कई, मैंने वैज्ञानिकों को भी नहीं पता एक्टिनोमाइसीटीज क्या है और वो मिट्टी में खुशबू किसके कारण आती है। अभी किसी को पूछो मिट्टी में खुशबू क्यों आती है, तो आती है तो आती है बोल देंगे। एक्टिनोमाइसीटीज मरने से आती है। प्रतीक जी को पता है, जोरदार इनके लिए एक बार जो है तालियां बजाया जाए। वाह वाह। इसका पढ़ता है ना तो चिंतन भी करता है। हाँ, चिंतन करता है बच्चा, बहुत समझदार है। चिंतन से इसको ज्ञान। चलिए चलो आगे बढ़े। स्प्रे का क्लियर हो गया। जमीन में देना कितना देना है, 100% सॉल्यूशन दो। और ये सॉल्यूशन ऐसा है कि एक खेत में मेरा ऐसा मानना 1000 लीटर तो दे ही देना चाहिए साल भर में। 1 एकड़ में 1 एकड़ में मिट्टी मक्खन जैसे मुलायम करना है तो उसमें एक पार्ट ये भी है, क्योंकि क्या होता है जो बैक्टीरिया को हम जानते हैं वो तो दे रहे, जो नहीं जानते वो भी इसमें होगा। साइंस की कमी है कि वो बैक्टीरिया इसमें ढूंढ नहीं पा रहा है, क्योंकि कहा गया स्पष्ट गो में वसते लक्ष्मी, गाय के गोबर में लक्ष्मी निवास करती। लक्ष्मी यानी अन्न को हम लक्ष्मी कहते हैं। तो लक्ष्मी पैदा करने वाली, अन्न पैदा करने वाली सारे जीवाणु इसमें हैं, इसलिए पंचगव्य देना चाहिए। देखो ये है जिनके पास घी नहीं है, शहद नहीं है, तो फिर सजीव जल बना के दे दो, उसमें भी ये बैक्टीरिया आते हैं, वो भी जीवाणु बोली है। कल बता चुका था सजीव जल में। ठीक, ये या तो ये करे या वो करे। नहीं गरीबी है तो वो कर लो, अमीरी है घी सबसे है, सस्ता शहद है, सजीव जल बन जाता है। ये करो। सबसे सस्ता सजीव जल बन अच्छा, जाता अभी जैसे गोबर में 5 केजी गोबर में 500 ग्राम घी मिलाएंगे, तो गोबर फ्रेश ले आपको मैच करना और उसको मैश करके मिलाया और फिर उसमें 500 ग्राम गुड़ मिलाया, तो फिर वो उसका बदबू नहीं आएगी उसमें। तुरंत खत्म। जो ताजा गोबर में मीथेन की एक जो है हाइजीनिक गंध आती है, अच्छा भी नहीं लगता, बुरा भी नहीं लगता, ठीक है, एक अजीब सा लगता, वो गंध इससे चला जाएगा। तीन खुशबू दिन आएगी। छाव में जो सुखाएंगे वो एकदम बहुत बढ़िया हो जाएगा और सुंदर। सुखाना नहीं, छाव में रखना है। 2 दिन भी रख सकते हो, 3 दिन भी रख सकते हो, ये सब करके और फिर जो है ये आबासा को मिला दो। लेकिन सूख जाएगा 2-3 दिन में, हाँ। थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा। मुझे कितने दिन में इसका उपयोग कर लेना चाहिए? देखो 15 किलो का जो है वो तो रखो। मेरे पास पहले लग रहा था 6 महीने में खराब हो रही है, अभी मेरे पास 2 साल का रखा है, खराब नहीं हुआ। मतलब आप टेस्ट कर रहे हो कि टेंशन हाँ। ले सकते हैं। मतलब ये जिस कंटेनर में आप रखा हुआ रखे रहने दो, मैं तो प्लास्टिक के उसमें भर के रख दिया हूँ, रखा है। जैसे गौमूत्र अपनी गौशाला में निकले तो उसको और सुनो, इसका जो सॉल्यूशन बनाओगे ना वो भी 6-6 महीने रखा है मैंने, दुर्गंध नहीं आ रही और ताकत जो है माला घुमाता हूँ घूम ही रही है। नहीं, इन्होंने शायद लैब टेस्ट भी किया था पंचगव्य पे, उसमें 1260 ppm के समथिंग वो उसमें नाइट्रोजन भी मिला था। हाँ नाइट्रोजन है पास, इसमें सभी तरह के मिनरल्स ट्रेस हुए हैं, क्योंकि केला डाल रहे हैं, क्या है उसमें भरपूर पोटास है, कैल्शियम आयरन गोबर में फास्फोरस है, ठीक है, शहद में सारे एसिड्स एल्कलाइंस हैं और ग्लूकोज है, घी में भी 11 तरह के एसिड्स हैं। तो इसकी जांच करोगे तो सभी तरह के एसिड, सभी तरह के अल्कोहल, सभी तरह के अल्कलाइन, सभी तरह के ट्रेस मिनरल्स सब आएंगे। इसको तो हमने खिलाया है किनको, बीमार मनुष्यों को, ठीक है। हाँ, जब मैं क्या हुआ, मुझे वैद्यों ने बुलाया प्रशिक्षण देने, गुरुजी आप आइए, कि क्या हुआ, मैंने कुछ लोगों को, कुछ वैद्यों को सलाह दिया तो जबरदस्त रिजल्ट आया, तो वैद्यों ने बुलाया, तो मैंने सोचा यार मैं तो वैद्य नहीं हूँ, मैं कैसे ट्रेनिंग देने जाऊंगा वैद्यों को। तो मैंने अपने संज्ञान से यही ट्रेनिंग दिया, पंचगव्य बनाओ और जो बीमारी है उस आयुर्वेद को इसमें मिलाओ। जैसे आपके पेट में हाजमा ठीक नहीं है तो इसमें ये जो 11 किलो का बना है ना, इसमें त्रिफला मिलाओ। क्या मिलाओ? इतना मिलाओ कि घनवटी तैयार हो जाए, छांव में सुखा लो, दे दो पंचगव्य के साथ, क्योंकि हमारे शरीर में पचाते कौन है, बैक्टीरिया है। आंत में मशीन नहीं लगी, आंत तो केवल पाइपलाइन है बस, वो आंत में बैक्टीरिया है, वो उसको डिजॉल्व, तो पंचगव्य खाओगे और त्रिफला रहेगा तो क्या है, पूरा पेट भी त्रिफला है, रसायन
पेट भी साफ होगा और वो बैक्टीरिया भी बनेंगे और फिर से आदमी ठीक, पेट अंदर, ठीक है। सीना बाहर, सीना चौड़ा हो गया 56 इंच का, पेट अंदर, फिर से बाहुबली। जितनी बीमारी हो रही है, जो आयुर्वेद की औषधि है उसको किसमें मिलाना है? पंचगव्य मिला के वटी बनाओ, ठीक है। अभी मैं आपका इसका प्रशिक्षण नहीं दे रहा हूँ, इसलिए आपको मैं ये बता नहीं रहा हूँ करो, केवल मैंने आपको एक जो है गाइडलाइन दी है। इस पे ट्रेनिंग देंगे तो फिर से 3 दिन की ट्रेनिंग शुरू होगी, ठीक है। तो वापस बढ़े पंचगव्य। इस पंचगव्य का उपयोग आप जो है मछलियों में कर सकते हो। कैसे? ये जो पंचगव्य है, जो घोल बनाए हो, इसमें डुबा दो दाना, मुर्गियों को खिला दो, अच्छे हो जाएंगी मुर्गियां। चलो आप जो है, मैं आपके लिए बता रहा हूँ, ये मैं तो हालांकि मांसाहार को रिकमेंड ही नहीं करता, लेकिन ये जिस दिन से है उसी दिन से कह रहे हैं गुरुजी, मुर्गी भी पालन करना है, मछली भी पालन करना है, बकरी भी पालन करना है, और पूरे अफ्रीका में यही ज़्यादा खाते हैं लोग। तो आपके लिए सजेस्ट कर रहा हूँ, बाकी लोगों के लिए नहीं है। कि हाँ, वो जो 200 लीटर घोल बनाए थे उसमें डुबा दो अनाज, मुर्गियों को खिला दो, मुर्गी तंदुरुस्त। जहाँ देती होंगी वो 20-25 अंडे, वहाँ देंगी 60 अंडे। कितने देर डुबाने को? कितने देर? 24 घंटे डुबाना है, ठीक है। और मछलियों में पानी में और मछलियों करना है तो ये जो घोल बनाओगे आप 200 लीटर या 100 लीटर का, इसको आप क्या करो कि उस पे छिड़को। किस पे? खली में। खली होती है ना, जो सरसों की खली, या ताजा गोबर में छिड़को। ताजा गोबर सरसों की खली में छिड़को और सीधे खेत में फेंक दो। लपक लपक के मछलियां खाएंगी, और जो मछली होती हैं आधा किलो की हो जाएंगी 2.5-3 किलो में, ठीक है, ठीक है। और बकरियों को खिलाना है तो क्या करना? बकरी सबसे ज्यादा क्या खाती है? घास खाती है। आज वो जो तोड़ के लाओ उस पर स्प्रे कर दो पंचगव्य का और खिला दो। बकरियां जहाँ साल भर में 2 बच्चे दे रही, वहाँ 6 महीने में 2 बच्चे देंगी, 3 बच्चे भी देने लगेंगे। और ये प्रयोग मैंने खुद किया था। मैंने जब मैं था कृषि विज्ञान केंद्र में, तो वहाँ क्या है, 2 नहीं थे तो 5-6 जो है खरगोश की वो रहती थी, नर मादा। सबके अलग अलग घर भी बने थे। तो एक खरगोश को मैंने आटे में पंचगव्य मिला के देना शुरू किया। जिस नर मादा को दिया वो एकदम हष्ट-पुष्ट, उनके बच्चे भी समय से हुए, वो भी हष्ट-पुष्ट, बाकी मरे कुछ दिन में सोते ही रहते थे। पहला प्रयोग मैंने खरगोश पर किया था। ये मनुष्य में भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, पर उसके लिए 3 दिन की ट्रेनिंग अलग से होगी और उसमें शुल्क लगेगा, हैं? तो मेरे में फ्री होगा, आपको फ्री कल बता दिया जाएगा। नहीं, क्योंकि मैं खेती के लिए आया हूँ, वो मैं ऐसे आऊँ चिकित्सा। ठीक है, आगे बढ़े। जी जी। एक और है पंचगव्य का जबरदस्त उपयोग, मनुष्यों में बता देता हूँ। जबरदस्त उपयोग है। ये जो 11 किलो बन रहा है ना, इसमें अभी लोग चर्म रोग से बहुत परेशान हैं, और फेस जो है काला पड़ रहा है, बच्चियों का यहाँ काला पड़ता है, फेस में कुछ ना कुछ धब्बे आते हैं। तो इसमें क्या करना है, वो जो 11 किलो बना है उसमें से 100 ग्राम निकाल लो या 200 ग्राम निकाल लो, और निकाल करके उसमें कमल की गट्टा जानते हो, कमल गट्टा, उसको छोटे टुकड़े कर लो, पीस लो, पहले टुकड़े कर लो, सुखा लो। आंबा हल्दी जानते हो, हाँ, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दो, कच्ची हल्दी के सुखा लो। कमल गट्टे सूखे हुए हाँ, कि वो लंबी सूखे आती हुए। है, कि वो सूखी गट्टा ज्यादा अच्छा है। कि वो इतनी बड़ी लंबी जैसी आती है, वो तना है, गट्टा नीचे काला होता है। वो इतने बड़े बड़े आते हैं। हाँ, उसकी एकदम जड़ जो है नीचे हाँ, वो काले काले इतने से बड़े आते हैं। हाँ, कमल गट्टे 100 ग्राम हो हाँ। चकोड़ा जानते हो, चकोड़ा? नहीं, चकवड़, चकोड़ा आप सर्च करो, पमार उसको बोलते हैं, चक्रमर्द उसको बोलते हैं संस्कृत में। उसका जो है, उसका बीज ले लो, इतना, ये सब लो 20-20 ग्राम,
20 ग्राम, सब लोग 20-20 ग्राम लेना है। क्या क्या? कमल गट्टा 20 ग्राम, आंबा हल्दी 20 ग्राम, 20 ग्राम जो है चकोड़े का बीज। चकोड़ा नहीं मिल रहा है तो आपके कुक्षी उधर मिलेगा। हाँ, उधर क्या मिलेगा? बाकुची का बीज। काय का बीज मिलेगा? बाकुची। बाकुची का बीज, ठीक है। हाँ, खैर की छाल, हाँ खैर की छाल 5 ग्राम ही लेना। खेर क्या होता है? खैर, खैर खून खांसी कुछ खैर बोलते हैं ना, जिस खत्ता, 5 ग्राम लेना है। और खैर नहीं मिल रहा है तो 20 ग्राम ले लेना है आपको पलाश के सूखे फूल, ठीक है। कथा या फूल। हाँ, और इन सबको कूट पीस के 100 ग्राम पंचगव्य में मिला करके और मिला दो, और उसमें मिला करके उसको रखो कम से कम 15 दिन शाम में भी छाँव में। 15 दिन में वो क्या हो जाएगा? पूरा भुरभुरा हो जाएगा। अब ये भुरभुरा हो गया तो इसको क्या है, किसी भी जो है, जैसे मिट्टी की साबुन बना रहे हो आप, किसकी बना रहे हो? मिट्टी की साबुन। तो आप मिट्टी में इसको मिक्स करो और मिट्टी में जैव रसायन गौमूत्र डाल के, थोड़ा जैव रसायन गौमूत्र डाल के मिट्टी को गीला करो और उसकी टिकिया बना दो, ठीक है। और वो अच्छा पकड़ के रखे, इसके लिए उसमें थोड़ा आटा भी मिला सकते हो, चावल का। चावल का आटा मिलाओगे तो क्या होगा? पकड़ के रख लेगा पूरा, ठीक। पकड़ लिया और जैव रसायन मिला देना कोई भी, थोड़ा सा 2, 4, 5 ml। जब इसको मिक्स करोगे तो बिलो रसायन मिला सकते हो, लाल दिखेगा बढ़िया। और क्या मिला सकते हो? उसमें गौमूत्र मिला दो तो बढ़िया वो क्या होगा? अच्छा टिक्की बन जाएगा। फिर उस टिक्की को किसी को भी दे दो, 1 टिक्की दे दो, बोलना इसी से नहाना है, ठीक है। हाँ, कोई भी अगर इसको नहाता है तो स्किन प्रॉब्लम खत्म, इवन सोराइसिस कई बीमारियां खत्म। और बिल्कुल जिनका जो गोरे हैं वो गोरे भक्त हो जाएंगे, जो काले हैं वो काले धुस्स हो जाएंगे, ठीक है। जो पीले हैं वो पीले पक्का हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे। तो ये मैंने एक फार्मूला दे दिया अतिरिक्त। जबरदस्त साबुन बनता है, जबरदस्त। और मिट्टी मिलाना है तो इनके यहाँ की मिट्टी ले लेना, झारखंड की जबरदस्त मिट्टी होती है। मैं तो वो मिट्टी अभी ये लोग लाए नहीं, तो उसी से स्नान आप करोगे ना, साबुन जैसे फिसलता है। अच्छा, इतनी बढ़िया सफेद मिट्टी होती है, जबरदस्त। मैंने इसको बोला है बनाओ, उधर ही बनाओ। महेश्वर में मिलती है, महेश्वर में खदान है, हमारे खेत के आसपास ही है। ऐसे ग्रामोद्योग के जो है, ग्रामोद्योग के भी 35-40 चीजें मुझे बना जो है सिखानी आती है। अलग ट्रेनिंग में बुला लीजिए। हाँ, अलग ट्रेनिंग में। ग्रामोद्योग की देखो, ग्रामोद्योग की ट्रेनिंग अलग होगी कम से कम 15 दिन की, क्योंकि बताना फिर करवाना, ठीक है। हाँ, चिकित्सा की ट्रेनिंग भी मैं देता हूँ, उसकी ट्रेनिंग अलग होगी, कम से कम 5-7 दिन की। जिसको कोई ऐसे फार्मूले अपने पास जबरदस्त। मैंने बताया ना, हमने आयुर्वेद का रस रसायन प्रतीक, आयुर्वेद का रस रसायन मैं जानता हूँ, तो उस ज्ञान के आधार पे बनाया है। मैंने इलाज किसी का नहीं किया, लेकिन वैद्यों के ट्रेनर हो गए। MSc एग्रीकल्चर नहीं किया, लेकिन 2010 से वैज्ञानिकों के ट्रेनर हो गए। जो भी नए वैज्ञानिक बनते हैं, पंतनगर विश्वविद्यालय में बुलाता है कि बिलजी भाई ऑर्गेनिक का ट्रेनिंग आप दे दो इनको। ईश्वर देखो जबरदस्ती का 17 फसलों का रिकॉर्ड प्रोडक्शन जबरदस्ती मेरे थैले में आ रहे हैं। एक पौधे से 1000 लौकी, 50 ग्राम सरसों से 15 क्विंटल 54 किलो का प्रोडक्शन। उधर गया विनोद अरोड़ा जी को, बस फार्मूले बता के आया, बम्पर क्रॉप आ गई, है ना। आपने उनको बता के आया, क्या बोलते भाई पाइथोथोर आया, ये ऐसे ऐसे कर लो, बता के आ गया। बस समस्या आई, बता के आया, अपनी झोली सफलता से भर जाती है। पता नहीं क्यों भरती है। ईश्वर ने आपको पारस पत्थर के रूप में धरती पे अवतरित किया। सही में जिसको जो छू ले उसी का कल्याण। मेरे को पहले लोगों ने गुरुजी बोला तो मतलब अच्छा का लगता था, काहे के लिए बोल रहे हैं। फिर उसका एक फायदा देखा। गुरुजी बोलने, जैसे अभी 2 लोग आए, एक ने गुरुजी बोला तो दूसरा वहीं दंडवत हो गया।
कि बोले यार ये तो गुरुजी, इनसे क्या बहस करना। और श्रद्धावानम लभते ज्ञानम, श्रद्धावान मतलब जो श्रद्धावान होगा वही ज्ञान का भागी होगा। और बाकी आएगा और कहेगा ये 5 फुट 6 इंच किया, ये क्या है, ये तो हम जो खाते हैं वो भी ये खाता है, हम जैसे सोते वैसे भी ये सोता है, हम जैसे रहते वैसे भी रहता है, मैं तो एप्पल का फोन इस्तेमाल करता हूँ, ये तो सैमसंग का करता है, तो ये तो इससे क्या ज्ञान लेंगे। तो क्या होता है, व्यक्ति को देख के लोग भ्रम में पड़ जाते हैं। और ऐसा नरसिंहपुर में हुआ। नरसिंहपुर मैंने बहुत लोगों से मिला, लोग मेरे को देख के भ्रम में रहे, इसको हमसे ज्यादा आता होगा, बालाघाट का आदमी, पत्थरों के बीच रहने वाला, हमको खेती सिखाएगा क्या। तो जिनके अंदर ये भ्रम थे वो भ्रम में रहे, और जिन्होंने वास्तव में गुरु के भाव से आए वो सिद्ध हो गए। और इतना ही नहीं है, मैंने ये भी अंदाज किया, जो जितनी श्रद्धा से आया उतनी जल्दी वो सफल हुआ, क्योंकि स्पष्ट कहा है हमारे वेदों ने, श्रद्धावानम लभते ज्ञानम। तो हमने कहा बोलने दो गुरुजी को, क्या दिक्कत, अपना क्या जा रहा है, ठीक है, अपना तो बढ़ ही रहा है। तो अभी कोई गुरुजी बोलता है तो मैं अपने गुरुजी को ट्रांसफर कर देता हूँ कि भैया मेरे को नहीं बोल रहा है, वो किसको बोल रहा है, हमारे गुरुजी को। मुझे बोलते तो मैं आपको ट्रांसफर कर देता हूं। अच्छा, इनको बोलते तो मेरे को कर देते हैं, तो मेरी फिर इसलिए वजनदारी बढ़ रही है, तो पता ही नहीं चल रहा है। मुझे भी बहुत एक और बहुत शानदार वाकया मिला। 2013 में मिट्टी मक्खन जैसी मुलायम हुई, किसके यहाँ, विनीत माफीदार के यहाँ, विनीत दिलीप। मुझे समझ में आया क्यों हुई यार, तो मैंने अपने खेत में प्रयोग किए। अच्छा ये माइक्रोराइजा के कारण हुई, अच्छा ये जीवाणु घोल के कारण हुई, नहीं इसमें भी उतना नहीं, अच्छा जैव रसायन के कारण हुई, नहीं, अच्छा तीनों को मिला के करो। फिर मैंने वो जो है ना परख नली आती ना ऐसे कांच के, उसमें पानी भर भर के, एक में जैव रसायन डाला, एक में जीवाणु घोल डाला, एक में पंचगव्य डाला, एक में सजीव जल डाला, ऐसे कई परख नली रखता था मैं अपने फार्म हाउस में। उसमें प्याज के ऐसे लगा के रखा, प्याज को ऐसा जैसे इतना पानी भर दोगे, प्याज को रखोगे जड़ निकलेगी कि नहीं निकलेगी, तो किस में कितनी जड़ निकल रही, फिर मिक्स में, फिर वैसे खेत में प्रयोग किया। तब मेरे को ध्यान में आया, अच्छा ये प्रक्रिया के कारण इसका खेत मिट्टी मक्खन जैसे हुआ, इसका आधा हुआ, इसका बिल्कुल नहीं हुआ। तो मेरे पास जो है परिणाम पहले है हर बार। जब मैंने 3G कटिंग किया ना, तो मैं 3G कर रहा हूँ बोल के कटिंग नहीं किया, वो मेरी बेल भयंकर बढ़ रही थी, क्योंकि मैंने नदी के किनारे क्या है, कटाव ना हो खेत का, इसके लिए जो मेरा खेत मालिक है, मैंने तो किसी और से खेत लिया था ना, वो तहसीलदार है, मेरे खेत मालिक ने क्या किया था, एक दीवार चलवा दिया था कि हमारा खेत नदी के बहाव में ना कटे। तो क्या है, हर साल नदी में बाढ़ आती है, ठीक है, नरसिंहपुर की नदी में हर साल बाढ़ आती है, जहाँ मैं रहता था सिमरिया ग्राम में, तो वहाँ बाढ़ आती, तो वहाँ क्या है कि वो बाढ़ में जो कापन आता था बह के, वो दीवार के इस तरफ आ गया। मैंने किनारे किनारे लौकी लगाई थी, लौकी की जड़ उधर चली गई। अच्छा जहाँ मैं पौधे लगाता हूँ वहाँ पंचगव्य जीवाणु घोल डालना, जैव रसायन, ये मेरी आदत में है, सडरस डालना, ऐसी बढ़ी उसकी जड़, यहाँ लौकी लगी, जड़ वो चले गई कम से कम 200 मीटर, वो आखिरी मैंने देखा इतनी, जब जड़ इतनी बढ़ेगी तो लौकी कैसे चलेगी, अरे रोज बढ़ रही थी 10 फुट लौकी, ऐसा मैंने देखा। इधर की बेल 2 फुट, इधर की 3 फुट, इधर की 5 फुट, तो मैंने कहा इतनी बढ़ेगी तो मेरे को काटना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, क्योंकि पौधे मैंने ज्यादा लगा, काटना शुरू किया, देखा यार जिसमें नहीं काटा हूँ उसमें लौकी नहीं आ रही है, पत्ते ही पत्ते दिख रहे हैं, जिसमें काटा हूँ उसमें लौकी दिख रही है, जिसमें ज्यादा काटा हूँ उसमें ज्यादा लौकी दिख रही है। तो मैंने देखा जिसको 1G किया उसमें लौकी कम, जिसमें 2G किया उसमें लौकी ज्यादा, जिसमें 3G किया उसमें हर पत्ते में लौकी, जिसमें 4G किया हर पत्ते में 2-2 लौकी। इतनी लौकी आई, और उस समय फोन का प्रचलन था नहीं 2011 में हमारे पास। तो इमीडिएट मैंने एक जो है, मैंने कैमरा बुलवाया था, किससे, ये वो नापतोल चलता था ना, उससे बुलवाया था, टीवी का नापतोल, ठीक है, टीवी के नापतोल, टीवी में देख के फोन करके। वो कैमरा भी बहुत रद्दी आया था, मेरे को लग रहा है मैं शूट कर रहा हूँ, कुछ नहीं था उसके अंदर, बहुत उस समय बहुत अखरा था। और वो फिर वो कैमरा भी बाद में चोरी हो गया भैया में, और वो सब चला गया।
केवल वो वीडियो और कुछ फोटो बचे थे, और वो जो है भट्टे की वीडियो बस बची थी जो आप देख रहे हो मेरे को। तो इस तरह से क्या है कि मेरे पास जो है परिणाम पहले आए, रिसर्च बाद में हुआ। हर काम में हो रहा है ऐसे, एक काम नहीं, हर काम में। और ये ईश्वर, क्योंकि मैं चिंता करता हूँ पंच महाभूतों की। किसकी करता हूँ? एक और घटना है, वो बता दे रहा हूँ, ये काढ़ा पीते पीते इसलिए विषय चल पड़ा। तो मैं जिस ट्रेन में बैठा, उस ट्रेन का एक्सीडेंट होने से बच गया कानपुर में। कि जिस ट्रेन में बैठा, वो ट्रेन जो है किसी कारणवश उसको लास्ट टाइम में डिले किया गया था। पिछले वाली ट्रेन के 4 डिब्बे उतर गए। इतना ही नहीं, एक बार हम जो है, जैसे पहले तो कार वार थी नहीं हमारे पास, तो एक मित्र की पुरानी रखी कार उठा के गए थे उदयपुरा ट्रेनिंग लेने। जहां गए वहां रास्ते में 4 बार वो कार रुकी तो हमने उसका पानी खोल के पानी बदला। हमें लगा पानी खत्म हो रहा है, इसलिए कार गर्म होकर बंद हो रही है। जहां गए वहां कार गर्म हो गई और पूरी तरह से वहां तो बंद ही हुए, कार पूरे जल गए। उसका टोचन लगा के हम ले आए उदयपुरा। वहां कार स्टार्ट हुई और 1 मिनट में बंद हो गई। समझ में आया? उसको टोचन लगा के गाडरवाड़ा लाए। रात में बज गए थे वो 12:30। 2 बजे तक उसने तार वार ठीक किया और फिर हम उस पर बैठे। और बैठे तो क्या हो गया, जो मुख्य अतिथि होता है वो बाद में बैठता है ना। हमारे 2-3 दोस्त बैठ गए, चलिए बिल्ली भाई। जैसे ही मैं सामने की सीट में बैठूं, बंद हो गई। तो बोले यार ये क्या हो रहा है? फिर उसने एक तार को ठीक किया। जैसे ही मैं बैठा, 2 कदम चली, बंद हो गई। फिर उसने 2-3 तार बदले कि मोटे तार लगाते हैं, अंदर तार होते हैं ना मोटे मोटे। मैं मुश्किल से 50 मीटर गया हूँ, फिर बंद। ढकेल के वापस ले आए। फिर मेरे को बोले बिरजी भाई यार आप पनौती हो। क्या हो? आप बैठते हो और कार बंद हो जाती है। हमने चलो भैया पनौती सही। कार वहां रख दिए, वापस आए। रात को 4 बजे, कहाँ? गाडरवाड़ा के रेलवे स्टेशन में। 4 बजे कौन ऑटो वाले मिलेंगे? पियक्कड़, जो पी के बिल्कुल लोड रहते उसको। घर को जाना था, वहां से 55 किलोमीटर गाडरवाड़ा से नरसिंह घर जाना था। तो हमने वहाँ एक जैसे तैसे एक को कहा कि कार अच्छे से चला, बिल्कुल चला लूंगा। उसका कॉन्फिडेंस देखिए, हम भी कॉन्फिडेंस में आ गए। समझ रहे हो? अरे क्या है, मैं चलो मेरे साथ बैठो सही। अरे बैठो तो सही, पैसा चलो ठीक है 400, ठीक 400 दे देना। और क्या उन लोगों को तो उतना ही बहुत चल पड़े। 3 बार ऐसा हुआ कि गाड़ी उधर से स्पीड से आ रही है और मैं जिधर बैठा था वो बिल्कुल सुई की नोक से टकरा के और निकल गई। अगर थोड़ी टकराते तो हम टिकाते वो। ऐसे करके घर पहुंचे। दूसरे दिन जो कार बनाने वाले का फोन आया, बोले रितेश जी गए थे मेरे से, रितेश भाई अच्छा हुआ ये कार आप चला के नहीं ले गए। ये ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 किलोमीटर जाती है और ब्लास्ट हो जाती है कार। क्यों? ये कार में जो पिस्टन से जो निकल रहा था ना आग, वो उस तरफ निकल रहा था जिधर फ्यूल टंकी होती है। तो पिस्टन का वो इतना गर्म हो के इतना पतला हो गया था कि ये वो जो है उसको छेद करता और ये सीधे आग कहाँ जाती? फ्यूल टैंक में उड़ गए होते, सब ब्लास्ट हो गया होता। तो हमने रितेश जी को, भाई पनौती कौन था बताओ। एक और घटना बता देता हूँ, घटना नहीं, अपनी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव है। जैसे हमने क्या है, जैसे पहली उतार चढ़ाव तो ये है कि मिताली जी नहीं मिलती पढ़ी लिखी तो हम उधर नहीं गए होते, क्योंकि वहाँ समाज शिल्पी दंपत्ति, नाना जी कहते थे कि समाज शिल्पी दंपत्ति चाहिए हमें, पढ़ा लिखा। ठीक है। और हमने प्रण लिया था कि शादी नहीं करेंगे। तो अगर मिताली जी नहीं मिलती तो वहाँ नहीं जाते। तो ये भी लकी। हम तो जो है मैं तो उस समय पतला दुबला था, बिल्कुल सिंगल शर्ट और पैंट पहनता था। और ये तो भैया परी थी उस समय की। अभी बताओ अभी कितनी खूबसूरत, उस समय कितनी खूबसूरत होंगी। ईश्वर का योग देखो। ठीक है कि हम दोनों की मुलाकात हुई और हम चले गए। बात हुई, हमने कहा भाई चलना है, जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना है। तो तैयार हो गई मिताली जी। तो ये क्या है भाई, अंगूर मिलने वाली बात हो गई है तो है। फिर उसके बाद हम वहाँ गए। अब मेरे को लगता है ईश्वर, मिताली की जगह कोई और महिला होती तो वहाँ जंगलों में रहेगा, कोई रहता क्या?
3,000 रुपये देते थे नानाजी देशमुख, कितने 1,000 रुपये। और ये नौकरी छोड़ के गई, लेक्चरर थी, मैं भी एक अच्छा पढ़ा लिखा तो भाई पोस्ट ग्रेजुएट कुछ ना कुछ कर। उस समय कंप्यूटर का काम शुरू कर चुका था मैं, खरीदने बेचने का, कंप्यूटर खरीदने बेचने का काम मैंने शुरू कर दिया था उस समय पे, क्योंकि 2010 में उसका एक दौर चल रहा था बहुत अच्छा। तो वो मैंने बंद किया, वहाँ गए, फिर वहाँ गए 3 गाँव में रहे, फिर वहाँ से वापस आए और पैसे, उस समय हमारे पास थोड़े पैसे भी थे तो हमने जमीन लीज पर ली। और कहाँ रहे? बंजर जमीन पे, शमशान के पास। कोई और महिला रहती क्या? नहीं रहती। फिर वहां से हमने सारे रिसर्च किए, जब खेत बहुत अच्छा प्रोडक्शन आने लगा तो किसान मालिक ने खेत हमसे ले लिया। ईश्वर की इच्छा थी कि बेटा तू यहाँ मत रहो, इस जो है ना उत्पादन के चक्कर में तू रह जाएगा, तो पंच महाभूतों को काम मुझे कुछ और कराना था। जो अभी क्या होता है, अच्छा खेत हो गया तो कोई उसी में रहता कि नहीं रहता, प्रोडक्शन आ रहा है, घर बनाता, मकान बनाता, छूट गया। शुगर मिलों में रहे तो रिसर्च किए, कई किसानों के बीच में थोड़े पैसे भी आए, 5-7 लाख रुपए पैसे आ गए, तो चलो भाई कार खरीद लिए, ट्रेनिंग शुरू हो गई, उसमें भी गुरुदक्षिणा अच्छी मिलने लगी। क्योंकि मैं जो है ये जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे कौन सी कंपनी, ये जो है भारत पेट्रोलियम है, वेदांता ग्रुप है, ठीक है, इनके सलाहकार हूँ। और राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना में भी प्रशिक्षक हूँ, तो अच्छे पैसे मिलते थे। 2010 में मैं मध्य प्रदेश शासन के कृषि कैबिनेट का सलाहकार हो गया, विशेषज्ञ कमेटी का सदस्य, तो वहाँ भी मुझे अच्छे पैसे मिलते थे। तो ट्रेनिंग के ऑनरेनियम देते थे। फिर 2017 में मेरे लगा कि यार ये भी नहीं करना, ये सरकारी ट्रेनिंग ये वो बंद, वापस केवल उन्हीं को ट्रेनिंग दो जो करेंगे। तो फिर 5 दिन का ट्रेनिंग शुरू किया, और यहाँ से वहाँ कम से कम ये हमारा 18वां घर है, शायद हम बदले। कितना घर है? 18वां घर। अब ये बताओ 18 घर कोई बदले तो पत्नी साथ में रहेगी कि कहेगी मायके चले जाएगी? अभी बोलते हैं आखिरी घर है, अभी आखिरी है कि नहीं पता नहीं। अब आप ये देखिए कि कितना इंस्टेंट और ये सब है, ईश्वर चाहता है। मैंने खेती लिया, मैं खुद खेती में उतरूंगा तो कई ऐसे जोखिम आएंगे कि मुझे खेती छोड़ना पड़ेगा। कई जो अभी मैंने गांव गया, अपनी पैतृक खेती ली, बड़े प्यार से खेती तैयार किया, बाउंड्री करवाई, जो भी पैसा सब खेत में लगा दिया, और मेरी ऐसी ट्रेनिंग कि हर दूसरे दिन फोन आ रहा है, आप आ जाओ, आप आ जाओ, आप आ जाओ। मैं अपनी रबी में अपनी खेती में एक बार गया हूँ बस, पूरा खेती मेरा भतीजा देखता है। अब मैं अपनी खेती देखने लग जाऊं तो ये ट्रेनिंग होगी क्या? और ट्रेनिंग नहीं होगी, मैं यात्रा नहीं करूंगा पंजाब हरियाणा, तो जो गलती कर रहे हैं किसान वो ठीक होगी क्या? ईश्वर ही चाहता है ऐसा। ये पूरी जीवन यात्रा है, और यात्रा इसकी आपको बता दी कि आप पंच महाभूतों की अगर आप सेवा कर रहे हो, पंच महाभूत यानी भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, भगवान, स्पष्ट मैं बोलता हूँ प्राकृतिक खेती, पंच महाभूतों की साधना। और मेरा लक्ष्य है कि किसान बोए और घर जाके सोए, उसको केवल समय से बीज बोना है बस, ना जुताई, ना निंदाई, ना कटाई, ना। इसलिए 2009 में ही प्राकृतिक खेती शोध संस्था बनाया मैंने। कोई जैविक खेती या ऑर्गेनिक फार्मिंग रिसर्च सेंटर नहीं बनाया, खुद का बनाया। क्या बनाया? उस लक्ष्य देखो उसी समय तय था 2009 में, ठीक है। 16 अक्टूबर 2009 का पंजीयन है मेरी संस्था का, प्राकृतिक खेती शोध संस्था। जब पंजीयन किया, लक्ष्य होगा तब तो होगा ना। तो ये जैविक खेती ये सीढ़ी है, पहले भूमि उपचार करो, फिर जैविक खेती करो, फिर प्राकृतिक खेती करो, माध्यम में जाने का समय वहां तक। और जितने जैसे बीएससी किया हुआ है प्रतीक पाटीदार, एक तो पाटीदार खुद भी बहुत अच्छे किसान होते हैं, दूसरे बीएससी, इसके खेत में मैं 6 महीने में बिना जुताई की खेती करवा दूंगा, जिस तरीके से तन्मयता से ट्रेनिंग। ये जाके भूमि उपचार करे बस, क्या करें? फिर उसको धान, गेहूं, चना, कौन सी फसल लगाते हो तुम? कौन सी? गेहूं लगाते हो, चना लगाते हो, और मक्का और प्याज, लहसुन, ये सब बिना जुताई का करवा दूंगा। ये सॉइल ट्रीटमेंट बस कर ले, गारंटी मेरे तरफ से। और प्रोडक्शन रासायनिक खेती से डेवड़ा दुगना नहीं आया तो आप कहना। अब जुताई नहीं, निंदाई नहीं, गुड़ाई नहीं, खाद नहीं, दवाई नहीं, तो प्रतीक का काम ही क्या बचा है?
मंडी ज्यादा हो सकता है। और प्रतीक शादी कर ले बस अच्छी लड़की से, सात्विक थोड़ी हो, तो मैं गारंटी देता हूं इनके घर का किचन भी गायब हो जाएगा। इनकी पत्नी को भी कुछ काम नहीं है, केवल एक दूसरे से प्यार करेंगे, प्यार के गीत गाएंगे, फसल अच्छी होगी, पैसा भी होगा। इधर घर में किचन भी गायब है तो कुछ भी नहीं, क्योंकि किचन ने स्वास्थ्य बर्बाद किया और जुताई ने खेती बर्बाद की है। आपको बिना पकाया भोजन, बिना चूल्हे का भोजन खाने की परंपरा बताऊंगा आपको। केवल गाय रखो, उसका दूध दही पंचगव्य निकालो, उसका हवन करो, जो जरूरत लगती है तो वो रसायन ग्रहण करो, छाछ लो, और बिना पकाया हुआ भोजन। आपको ज्वार बाजरा मक्का गेहूं भी खाना है तो बिना चूल्हे का बताऊंगा कैसे खाना, बिना आग में पकाए कैसे खाना बताऊंगा, फर्मेंटेड। जीवो जीवस्य जीवनम। तो काम क्या बचा मनुष्य का? महिला को घर का काम नहीं करना, पुरुष को खेत का काम नहीं करना, तो क्या करना? साधन, ईश्वर उपासना करना है बस। तो अपनी ट्रेनिंग में फिर वही भोजन का केवल ईश्वर उपासना करना है, ठीक है। मोक्ष मिलेगा, पुत्र भी प्राप्त होगा तो अभिमन्यु होगा या प्रहलाद होगा या महाराणा प्रताप होगा या चाहे तो श्रवण कुमार हो जाए, ठीक है। चलिए कहानी बहुत हो गई, तो हम आपस वापस आते भूमि उपचार की ये करना कैसे है, ठीक। चलिए तो आप लोगों को आनंद आ रहा है? प्रतीक जी तुम्हारा जरा चेहरा तो दिखाओ पास आके, है, क्योंकि ये प्रतीक जी हमारे विशेष ज्ञान शिविर के शिष्य हैं भाई। और विशेष प्रतीक जी, आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। कितना आ रहा है? बहुत ज़्यादा आ रहा है, मतलब हैं? 40 से 50% मिल चुका है। हाँ, आधा बचा ही है। अच्छा, अभी आज भर में वो भी होगा। आपको कैसा लग रहा है मनोहर जी? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, कहानी बताइए आपको कैसा लगा? बहुत बहुत यथार्थ और सत्य कहानी है। हाँ। और आपको जीवन में प्रभु का आशीर्वाद रहा जो सबको बांट रहे हैं आप। चलिए कोई बात नहीं, ये हमारे 7-8 ट्रेनिंग में आ गए। क्या लग रहा है तुमको? आनंद के सागर में गोते लगा। अच्छा, 8वीं ट्रेनिंग में और लग रहा है, हैं? और ये परवेज भाई का चेहरा भी देख लो। नमस्कार। ये हमारी सीमा जी हैं जो छत पे खेती कर रही हैं, जबरदस्त बम्फर, ठीक है। चलिए तो अभी हम जो है प्रशिक्षण को, इस सत्र को यहीं समाप्त करते, अगला सत्र लेंगे।